हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी के अंदर हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है केन्स का रोजगार सिद्धांत, और जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो केन्स ने जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम दी है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है, इसकी अजम्पशन क्या है, मान्यताएं क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो केन्स का रोजगार सिद्धांत है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। ये इसका पहला पार्ट है, इसको हम 3 हिस्सों के अंदर करेंगे। फर्स्ट हिस्से के अंदर हम केन्स का रोजगार सिद्धांत अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी अजम्पशन क्या है, उसकी केन्स का जो रोजगार सिद्धांत जिन चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिखित जो नोट्स हैं वो मैंने अपनी जो ब्लॉग है gargshashi.com वहाँ पे डाल दिए हैं। इवन उसका जो लिंक है आपको इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। केन्स का रोजगार सिद्धांत 1936 के अंदर अर्थशास्त्र में केन्स ने अपनी जो बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंदर अपना उन्होंने ये केन्स का रोजगार सिद्धांत उसके अंदर दिया था। तो वो कहते थे कि जैसे पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में, जैसे क्लासिकल जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो ये मानते थे कि जो पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पे पूर्ण रोजगार जो है एक सामान्य स्थिति है। बट केन्स कहते थे कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है सामान्य नहीं है, संतुलन अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। पहले तो हम पूर्ण रोजगार का मतलब समझते हैं। पूर्ण रोजगार का, जिसको इंग्लिश के अंदर हम फुल एम्प्लॉयमेंट भी कह देते हैं, कि देखो जो प्रचलित वेज रेट होता है, जो प्रचलित रेट होता है, उस पे लोगों को काम मिलता है, लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हो सकते हैं, तो उसको हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। बेरोजगारी होती है कि जब हम काम करना चाहते हैं बट हमें काम नहीं मिलता। अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी पाई जाती है। और जो लॉर्ड केन्स ने जो अपना ये रोजगार का सिद्धांत दिया है, ये 1930 की महामंदी के अनुभव के ऊपर आधारित था। उस वक्त क्या था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। और बेरोजगारी का कारण क्या था? क्योंकि लोग काम करने के लिए बहुत ज्यादा उनकी सप्लाई थी, लेकिन उनकी डिमांड कम थी। जब बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी, तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था कि काम करने वाले बहुत ज्यादा थे बट डिमांड कम थी। अमेरिका, फ्रांस आदि ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सुझाव थे उनको लागू करने की कोशिश हुई कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सब कुछ अपने आप जो है ऑटोमेटिक फोर्सेस से होता है। जब बेरोजगारी हो जाती है तो लोगों की वेजेस कम हो जाती है, तो उस वक्त जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ज़्यादा लोगों को रखते हैं। तो जो भी परंपरावादी अर्थशास्त्री ने जो सुझाव दिए थे, लेकिन बेरोजगारी जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केन्स ने बताया कि जो बेरोजगारी है, प्रभावपूर्ण मांग, जिसको इंग्लिश में हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, उसमें होने वाली कमी से होती है। प्रभावपूर्ण मांग जो है कुल मांग का वो स्तर है जिसके ऊपर कुल पूर्ति उसके बराबर होती है। और अगर हम बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं तो हमें प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो कुल मांग है, अब हमें पता है कि जो इफेक्टिव डिमांड है इसकी 2 चीजें हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड, एक है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम कुल मांग भी कह सकते हैं, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक उपभोग वस्तुएं तथा दूसरी पूंजीगत वस्तुएं, या जिसमें हम कह सकते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, उपभोग प्लस निवेश। अल्पकाल के अंदर जो उपभोग वस्तुओं की मांग होती है वो स्थिर होती है।
अगर हमने प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना है तो उसके अंदर हमें निवेश के अंदर जो है वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि मंदी के दिनों में क्या होता है कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, और अगर हम और निवेश करते हैं तो लाभ की संभावना कम होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र के लोग हैं वो निवेश नहीं करना चाहते। तो इसके अंदर क्या है कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सरकार को यहाँ पे निवेश करना पड़ता है ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको इंक्रीज किया जा सके। अब हम देखते हैं कि जो केन्स का रोजगार सिद्धांत है वो इन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, इन मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो रोजगार सिद्धांत है ये शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल के अंदर जो है लागू है, क्योंकि जो बेरोजगारी होती है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर होती है। लॉन्ग पीरियड के अंदर तो वो कहते हैं कि हम सारे डेड होते हैं। तो विकसित देशों में जो बेरोजगारी की समस्या है ये एक शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम है, ये एक शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है प्रॉब्लम है। और यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं उनकी डिमांड कम होती है। तो बेसिकली अगर हम बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें कुल मांग में वृद्धि करनी पड़ेगी। और उसी तरह केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये भी जो है मानता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता है, और यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसको बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है कि जो विदेशी व्यापार है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर बेरोजगारी को खत्म करना है, निवेश करना है, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन हमने अपने एग्रीगेट डिमांड जो केन्स ने बताया वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और उसके अंदर जो सरकार जो है आय तथा जो सरकार खर्चा करती है उसका जो प्रभाव होता है यहाँ पे हमने उसको इग्नोर किया है कि सरकार जो है कोई कार्य कर अधिकारी या जो व्यय करता है वो हम उसको इग्नोर करते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड है उसके अंदर हम सरकार का जो रोल होता है उसको इग्नोर करते हैं। घटती सीमांत उत्पादिता, जैसे जैसे देखो हम लेबर को ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो उनकी सीमांत उत्पादिता पहले से कम हो जाती है। और यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड है इसके अंदर जो लेबर है, जो श्रम है, वो ही उत्पादन का घटता बढ़ता साधन है, वेरिएबल फैक्टर्स है कि श्रमिका की संख्या में वृद्धि होने से उत्पादन के अंदर वृद्धि होती है। और देखो जो श्रमिक होते हैं उनके हमेशा ये लगता है कि जो मुद्रा है उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। अगर मेरी इनकम आज 10,000 है, कल को 20,000 है, तो मेरी क्या है कि वो जो परचेसिंग पावर है वो भी 20,000 हो जाती है। तो यहाँ पे वो मुद्रा की जो वैल्यू है उसको मानते हैं कि एक समान रहती है, बट ऐसा नहीं होता। तो कीमत से होने वाले परिवर्तन वाले प्रभाव की वहाँ पे उसको इग्नोर किया जाता है। मुद्रा के द्वारा मूल्य का संचय भी किया जाता है। देखो जो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि मनी जो है डेट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके द्वारा हम चीज़ों को खरीद सकते हैं बट उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। बट लॉर्ड केन्स का ये मानना है कि मुद्रा को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि जो बेसिकली कोई गैप नहीं है, कि जैसे विभिन्न आर्थिक तत्वों के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन रहता है वो इमीडिएटली उसका असर होता है। अगर आय में जिस अवधि, जैसे मान लो मेरी आय इस महीने के अंदर बढ़ती है तो उपभोग तथा निवेश के अंदर भी उसी अवधि के अंदर ही परिवर्तन होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता। और लॉर्ड केन्स का ये भी मानना है कि जो संतुलन की स्थिति है अपूर्ण रोजगार की अवस्था में पॉसिबल है। बचत जो है आय पे निर्भर करती है, ठीक है, जितनी इनकम होगी उतनी ही सेविंग होगी, इन दोनों के बीच में जो है पॉजिटिव संबंध है। और उसी तरह निवेश और ब्याज की दर में उल्टा संबंध है। अगर कम ब्याज की दर है तो ज़्यादा निवेश होगा, अगर ज़्यादा ब्याज की दर है तो ज़्यादा ब्याज की दर है तो निवेश कम होगा, अगर कम ब्याज की दर है तो ज़्यादा निवेश होगा। और ब्याज जो है
वो मौद्रिक तत्वों पे निर्भर करता है। इसका मतलब है कि मुद्रा की मांग और सप्लाई के द्वारा ब्याज का जो है निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने पूरा ये डायग्राम बनाना है। इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव डिमांड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कुल मांग, कुल पूर्ति, जिसको इंग्लिश के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कह देते हैं। और देखो एग्रीगेट डिमांड के जो है दो हिस्से हैं, एक है कंजम्पशन, एक है इन्वेस्टमेंट। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि जो एग्रीगेट देखो जो सप्लाई है उसके हैं दो कंपोनेंट, फैक्टर कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि साधन की लागत, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है सामान्य लाभ होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसके आगे दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम हिंदी के अंदर भोग प्रवृत्ति कह देते हैं, और राष्ट्रीय आय के ऊपर डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता कितनी है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है, और सप्लाई प्राइस कितनी है, और उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, और जो मोटिव होते हैं जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव है। एग्रीगेट सप्लाई जो है दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, दैट इज द फैक्टर कॉस्ट, साधन की लागत, और सामान्य लाभ के ऊपर। अब हम जो केन्स का रोजगार सिद्धांत है, देखो यहाँ पे जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय जो है रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। और उसी तरह हम देखते हैं क्योंकि अल्पकाल के अंदर क्या होता है, जैसे उत्पादन के जो साधन है, पूंजी है, तकनीक है, ये स्थिर रहते हैं। और जो इफेक्टिव डिमांड जिसको हम प्रभावपूर्ण मांग भी कह देते हैं, देखो ये कुल मांग का वो स्तर होता है जहाँ पे ये कुल पूर्ति के बराबर होता है। अगर हमने बेरोजगारी को खत्म करना है तो हमें प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाई है ये राष्ट्रीय आय है, ये डिपेंड करती है रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है, और रोजगार का जो स्तर है वो प्रभावपूर्ण मांग पे निर्भर करता है। जैसे एन जो है रोजगार लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड पे, और इफेक्टिव डिमांड वो स्तर होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और उसी तरह कुल पूर्ति, देखो कुल पूर्ति जो होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर स्थिर होती है। कुल पूर्ति कीमत तथा कुल पूर्ति तालिका के अंदर जो अंतर है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो जब हम बात करते हैं कुल पूर्ति कीमत की, तो इसका मतलब होता है कि जो उत्पादक है, जब रोजगार का एक निश्चित स्तर है उसके ऊपर जितना चीजें पैदा की जाती हैं, तो अगर उसको मार्केट में बेचा जाए तो ये अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे मैं दोबारा से फिर से आपको बताती हूँ, देखो कुल पूर्ति कीमत और कुल पूर्ति तालिका के अंतर को समझना जरूरी है। कुल पूर्ति कीमत का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कि 100 लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो उसमें जितनी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं उनसे बेच के जो उत्पादन की मात्रा को बेचने से जो मतलब होता है कि हमें इतनी जो है प्राप्त होनी चाहिए। और उसी तरह जो कुल पूर्ति तालिका होती है कि अलग अलग जो रोजगार के स्तर हैं वहां पे बेसिकली क्या है कि जो रोजगार के अलग अलग स्तर पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत को दर्शाती है। अल्पकाल के अंदर जो कुल पूर्ति होती है वो कांस्टेंट होती है। उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग कीमत तथा कुल मांग तालिका के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल मांग कीमत से मतलब उस कुल रकम से है जो एक जो रोजगार का एक निश्चित स्तर है उस पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से प्राप्त होने की संभावना होती है। कुल मांग तालिका मतलब उस तालिका से है
जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर कुल मिलने वाली कुल मांग कीमत को बताती है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि रोजगार का जो निश्चित स्तर है, जितने प्रोडक्ट्स हमें बेच के जो प्राप्त होती है उसको हम कुल मांग कीमत कह देते हैं। और कुल मांग जो होती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, उपभोग तथा निवेश। देखो उपभोग व्यय जो होता है ये उन वस्तुओं पर खर्चा जाता है जिसे हम उपभोग व्यय कहा जाता है। कुल मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उपभोग के अंदर अगर उपभोग के ऊपर खर्चा बढ़ता है तो कुल आय में भी वृद्धि होती है, और ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उपभोग प्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय आय का साइज। देखो उपभोग प्रवृत्ति जो होती है ये हमें बताती है कि व्यक्ति की व्यय खर्च करने की प्रवृत्ति कितनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली जो है उपभोग औसत प्रवृत्ति है, जिसके अंदर जो है इसको इंग्लिश के अंदर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन बताती है। जैसे मान लो मेरी इनकम 100 रुपये है, उसके अंदर से 75 रुपये जो है मैं कंज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी है वो 75% है। और उसी तरह जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है कि जब मेरी इनकम जो है मान लो वो अगर 100 से 200 हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डेल्टा वाई है, क्योंकि पहले वो 100 थी अब 200 हो जाती है, ठीक है, और ये 75 से जो है बेसिकली जो है ये 75 से 135 हो जाती है। तो यहाँ पे जो डेल्टा सी है वो 60 है। तो इस तरह जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगी 0.6। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि जब हमारी इनकम के अंदर परिवर्तन होता है तो उपभोग के अंदर कितना परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय आय जो है ये उपभोग के ऊपर जो है, हमारी जो उपभोग है वो हमारी इनकम के ऊपर, राष्ट्रीय इनकम के ऊपर जो है डिपेंड करती है। उपभोग जो है आय के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है। परंतु जिस रेशो के अंदर देखो यहाँ पे 100 से 100 हो गया था, बट हमारा जो कंजम्पशन था वो 75 से 135 हुआ था। तो उस रेशो मतलब जितनी इनकम के अंदर इजाफा होता है उससे कम मात्रा के अंदर उपभोग में वृद्धि होती है। कुल मांग जो होती है कुल पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि बेरोजगारी पैदा हो जाती है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें कुल मांग में बढ़ोतरी करनी चाहिए। और कुल मांग में क्योंकि कंजम्पशन जो होता है शॉर्ट पीरियड के अंदर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए अगर हमने कुल मांग को बढ़ाना है तो हमें निवेश जो है उसके अंदर जो है करना पड़ता है, और सरकार को यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ता है। निवेश के अंदर क्या है कि देखो जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उस पर जो खर्चा होता है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं उसको हम निवेश कहते हैं। निवेश का मतलब होता है कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उन पे हम निवेश करते हैं, तो हमारा पूंजीगत वस्तुओं पे जो खर्चा होता है उसमें वृद्धि होती है। निवेश जो है कुल मांग का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब देखो निवेश किया जाता है, जैसे मान लो मैंने एक फैक्ट्री लगाई है तो वहाँ पे मैंने 20 लोगों को रखा, तो 20 लोगों को रोजगार मिला, तो उनकी इनकम बढ़ी, तो उन्होंने चीज़ों की डिमांड की, मार्केट के अंदर उन्होंने चीज़ों की डिमांड की, तो जिन लोगों की शॉप्स थी उनकी डिमांड बढ़ी, तो उन्होंने और माल रखना शुरू किया। तो इस तरह से क्या होता है कि निवेश करने से इनकम के अंदर कई गुना जो है मल्टीप्लायर गुणांक की वजह से कई गुना इफेक्ट होता है, कई गुना आय में वृद्धि होती है और रोजगार जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। जब हम निवेश करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ब्याज की दर, पूंजी की सीमांत उत्पादिता। देखो यहाँ पे जैसे निवेश करना है, अगर ब्याज की दर 4% है और जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो 5% है, तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो ब्याज से ज़्यादा है। देखो ब्याज की दर का मतलब है कि अगर मैं कहीं से उधार लेके निवेश करता हूँ, या अगर
निवेश दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादिता। पूंजी की सीमांत उत्पादिता जो होती है कि जब हम निवेश करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम एक इकाई जो है उसके अंदर लगाते हैं तो उससे हमें कितनी रिटर्न, कितना लाभ हमें मिलेगा। ब्याज की दर जो है वो बेसिकली मुद्रा की मांग कितनी है, मुद्रा की पूर्ति कितनी है, क्योंकि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा जो है, यहाँ पे इसको डिमांड कर देती हूँ, मौत लिखा गया। मुद्रा की डिमांड मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। अगर ब्याज की दर जो है बेसिकली कम हो जाती है तो निवेश ज़्यादा होता है, अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है तो निवेश कम होता है। और उसी तरह देखो क्या होता है कि जो पैसा जो है लोग रखते हैं उसके पीछे 3 रीज़न होते हैं। नकदी में रखना चाहते हैं, एक तो होता है लेन देने का उद्देश्य है जो हमारे नॉर्मल खर्चे होते हैं, एक होता है प्रिकॉशनरी जैसे बच्चे छोटे हैं या मेडिकल के लिए, एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। और उसी तरह हम देखते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादिता क्या होती है। देखो सीमांत उत्पादिता का मतलब होता है कि लाभ की दर से, अगर हम 1 रुपए निवेश करते हैं तो उसके अंदर लाभ के अंदर कितनी वृद्धि होती है, उसे हम पूंजी की सीमांत उत्पादिता कहते हैं। जब भी हम निवेश करते हैं तो ब्याज की दर, जो पैसा हमने उधार पे उठाया है और जहाँ पे हम निवेश करें उससे हमें कितना लाभ मिलेगा उसके साथ कंपेयर करते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है लाभ की दर। लाभ पूंजी की एक और इकाई लगाने से जो लाभ में वृद्धि होती है उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। ये दो चीजों पर निर्भर करती है, अनुमानित आय तथा पूर्ति कीमत, कि जो पैसा हम जहाँ पे लगा रहे हैं वहां से हमें नेट रिटर्न कितनी मिलेगी। और साथ के साथ क्या होता है कि अगर आज की डेट के अंदर हम उस मशीन को खरीदना चाहे तो उसकी क्या प्राइस बढ़ेगी। देखो जब भी एक उत्पादक जो है निवेश करता है तो हमेशा वो पूंजी की सीमांत उत्पादिता जो कि प्रॉफिट की दर होती है ब्याज के साथ तुलना करता है। अगर ब्याज की दर कम है, सीमांत उत्पादिता ज़्यादा है तो वो निवेश करता है, और अगर क्या है कि ब्याज की दर ज़्यादा है और सीमांत उत्पादिता कम है तो वो निवेश नहीं करता। इसके साथ ही क्या है कि आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको लगातार जो है हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो है इसके अंदर आपको लेक्चर्स इकोनॉमिक्स और लॉ के मिलते रहेंगे। और उसी तरह इसका बाकी जो पार्ट है हम दूसरे वीडियो के अंदर